सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला और साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने भी अमरीकी शहरी सिंथिया डॉन रुची की जानिब से लगाए गए रेप और जिनसी हिरासानी के तमाम इल्जामात की तरदीद की है। प्रेस रिलीज आई है उनके तर्जुमान की जानिब से, जिसके मुताबिक रहमान मलिक अमरीकी खातून सिंथिया डी रुची के मन घड़त, बेहुदा और नाजेबा इल्जामात के जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। रहमान मलिक साहब के मुताबिक नाजेबा इल्जामात 10 साल बाद किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए गए हैं। इल्जामात उस वक्त सामने आए हैं जब उन्होंने बहैसियत चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला अमरीकी खातून के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ लगाए गए बेहुदा इल्जामात का नोटिस लिया है और नोटिस लेने पर अमरीकी खातून ने सेनेटर रहमान मलिक पर इल्जामात लगाए हैं। यूसुफ रजा गिलानी का नाम भी चूंकि उनके इल्जामात में शामिल है, तो वो कहते हैं असल मसला सिंथिया की बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तौहीन आमीज़ गुफ्तगू है। उनके बेटे जो कि पंजाब असेंबली के मेंबर भी हैं, सिंथिया के खिलाफ हतक इज्जत का दावा किया है। ये सिर्फ इस बात का रद्द-ए-अमल है। मखदूम शहाबुद्दीन अब तक खामोश हैं। सिंथिया कहती हैं बेनज़ीर भुट्टो के लिए जो ट्वीट्स की हैं वो इल्जामात नहीं है, पीपी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से उन्हें बताया गया था। दीगर इल्जामात के बारे में वो कहती हैं कि उन्हें जो फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए हरासा कर रहे हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंथिया के पास बहुत से राज मौजूद हैं। अमरीकी खातून के इल्जामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर अमरीकी खातून को जस्टिस ऑफ पीस पे 9 जुलाई को तलब कर लिया गया है, जहां उनसे इल्जामात लगाने के हवाले से जवाबात तलब किए जाएंगे। सिंथिया ने भी FIA में दरख्वास्त जमा करवा दी है। देखना यह है कि पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचाने वाली सिंथिया डॉन रुची, ये खातून, इनके इल्जामात वाकई सच पर मबनी है या फिर पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम सवाल ये कि तकरीबन 4 रोज हो चुके हैं इस सारी टेंशन को, अब तक वफाक इस मामले पर क्यों खामोश है। देखिए, वक्त गुजरता जाएगा तो शायद इस बात का भी जवाब सामने आएगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, पहली स्टोरी की जानिब बढ़ती हैं। और नाज़रीन, कराची में एक और मखदूश करार दी गई इमारत जमीन बोस हो गई। 6 लोगों की रूहों को उनके वजूद से जुदा कर गई। 18 मार्च को SBCA की जानिब से मखदूश करार दिया गया था इस इमारत को, मगर अब तक इसे खाली क्यों नहीं करवाया गया था? यकीनन कोई जवाबदेह नहीं है, क्योंकि साई और भाई दोनों सरकारों को परवाह नहीं है। इमारत कल जब एक तरफ झुक गई तो मकीनों ने हिजरत का फैसला किया, लेकिन उस वक्त तक नाज़रीन बहुत देर हो चुकी थी। मगर वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब ने वाक़े का नोटिस जरूर ले लिया है। एक ही काम तो हमारी हुकूमतें बर वक्त करती हैं और वो है नोटिस लेना। ये नोटिस आज क्यों लिया गया है? या LDA को मालूम नहीं था जिस जमीन पर ये फ्लैट नुमा इमारत खड़ी है सरकार की है? दस्तावेजात ऐसा बताते हैं कि ये जमीन स्कूल की है, मगर यहां कब्जा करके इमारत तामीर की गई। उस वक्त कोई नोटिस नहीं, बस मरने के बाद नोटिस जरूरी है। सर मुझे बताएं, टिम्बर मार्केट वाले नोटिस का क्या हुआ? लियाकताबाद वाले नोटिस का क्या हुआ? नहीं मालूम। कब तक सरकार सिर्फ नोटिस पर नोटिस लेगी और इसी पर चलेगी? बहरहाल, आज मैं खुद गई यहां लियारी, मैंने वहां मौजूद दुखी फजा को महसूस किया। भी मलबे में चंद लोगों की मौजूदगी की इत्तला है, जिनमें से एक शख्स शायद जिंदा भी है, क्योंकि जब हमें मालूम हुआ वहां आसपास लोग मौजूद थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि मुसलसल हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन रिसीव किया जाता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई आवाज़ देने की कोशिश कर रहा है लेकिन बात नहीं हो पाती है। लेकर चलती हूँ आपको, पहले ये दर्दनाक मंजर आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मुतालिका हुकाम से पूछने की कोशिश करूंगी कि कब तक हम इमारत गिर जाने के बाद नोहा को ना होते रहेंगे, कब कोई सुनवाई वाला भी आएगा नहीं आएगा। देखिए नाज़रीन, जब मैं इस तरह के मनाजिर देखती हूँ ना, तो मुझे कहना पड़ता है कि बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। SBCA के अफसरान के लिए कहना पड़ता है कि बस बहुत हो गया है। सिंध गवर्नमेंट के लिए कहना पड़ता है कि बस बहुत हो गया है। 2019 का इख्तिताम होता है, इसी लियारी में रमज़ान कॉर्नर नाम की बिल्डिंग गिर जाती है। फिर
मार्च का महीना 2020 का आता है, एक और इमारत गोलीमार में गिर जाती है। फिर जून का महीना आता है, लियारी में मखदूश करार दी हुई एक और इमारत गिर जाती है, जिसमें 6 लोग अब तक जान से जा चुके हैं। कई सारे घर के लोग मौजूद हैं, कई सारे घरों के लोग मौजूद हैं जो अभी भी इस इमारत के अंदर दबे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि किसी तरह से हमारे घर वालों को निकाला जाए, किसी तरह से हमें बताया जाए कि वो ज़िंदा भी हैं या अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अगर ये नाअहली उन लोगों की है कि जिनको मालूम था कि इमारत मखदूश है और तब भी वो इस इमारत में रहते रहे, तो उससे बढ़कर ये नाअहली उन लोगों की है कि जिनको मालूम था कि ये इमारत मखदूश है, जिन्होंने एक नोटिस लगाया और बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आइए आप लोगों को उन लोगों की गलती हूँ जिन बेचारों का घर यहाँ से गिर गया है, उनका सामान उसमें ज़ाया हो चुका है, जाने लोगों की ज़ाया हो चुकी हैं। और आज सख्त गर्मी में, ऐसी सिचुएशन में कि जब पूरी दुनिया में वबाई मर्ज फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, ये लोग बेचारे कैंप्स के अंदर एक साथ जुड़े हुए बैठे हुए हैं। किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है? आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ, उन लोगों की तकलीफ दिखाती हूँ। लियारी की नाजरीन, ये शीरी बिल्डिंग है जिसे 30 साल हो गए हैं बने हुए और इसे मखदूश करार दिया हुआ है। यहाँ पर नोटिस भी आते हैं, लेकिन अब फाइनली ये बिल्डिंग गिर गई है। कई सारे लोग अब भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। 6 के करीब लोगों को निकाला जा चुका है, जिनकी ज़िंदगियाँ अब नहीं बची हैं। कई सारे ज़ख्मी भी हैं और उस बात की तो कोई फिर गिनती ही नहीं कि लोगों का माल, लोगों का सामान, गरीब लोगों का माल और सामान अंदर मौजूद है, जो सब कुछ अब तबाह बर्बाद हो चुका है। एक खातून जिनका घर यहाँ पर मौजूद था, कब से यहाँ पर बैठी हुई हैं, सानिहा कैसे हुआ, वाक़या कैसे हुआ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बिल्डिंग जैसे कि तकरीबन रमज़ान से पहले नोटिस दिया हुआ था, सही है, कि बिल्डिंग खाली करो। बिल्डिंग तो हम लोगों ने मकान मालिक को फ़ोन किया, तो मकान मालिक कह रही है ऐसा कोई मसला नहीं, सब अफवाहें, ये अफवाहें कुछ भी नहीं है ना, तो जो कुछ भी मसला है हम बाद में देख लेंगे। तो सही है, सब लोग रह रहे तो हम भी रह रहे थे। मैंने कहा चलो 10 बंदे। किराए पर थी आप? मैं किराए पे थी। तो फिर अभी बोले रात से इनको, कल रात से इनको पता चला, परसों रात से 3 बजे से ना, पहले माले वालों को। तो पहले माले वालों को जब पता चला तो उनको उसी वक्त खाली कर लेना चाहिए। ऊपर वालों को भी बोलना चाहिए कि आप लोग भी घर खाली करो। हम लोग को ज़रा भी इल्म नहीं था। हालांकि मैं कल मार्केट गई हूँ, मार्केट से घर में सब्जी वब्जी लेके खाना। पहली इमारत को कैसे पता चला? वहाँ के लोगों पूरी हिल गई थी, बिल्डिंग पूरी हिल गई थी, बिल्डिंग काँप गई थी, दब रहा था बिल्डिंग ना, बिल्डिंग दब गई थी। तो फिर जैसे ही फिर मैं घर पे आई हूँ ना, फिर मेरी बेटी ने मुझे कहा था, फिर मैंने यकीन नहीं किया। तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर की तरफ गई हूँ, तो उसी वक्त मुझे फ़ोन आया कि मेरी दोस्त ने कहा कि जलजला आया, रही मैं जलजला आया। मैंने कहा क्या जलजला है? जलजला तो पूरे खड्डा मार्केट में था, खाली तुम्हारे घर पे क्यों? बोलते आके देख तो सही। जैसे मैं आई हूँ ना 6 बजे के करीब, अफरा तफरी में लोग सामान निकालते जा रहे। फिर मैं भी ऊपर गई हूँ, मेरे बच्चे 5 ऊपर थे माशाल्लाह, मेरे 8 बच्चे हैं। तो बच्चों को लेकर मैं जैसे नीचे उतरी हूँ, तकरीबन 2-3 मिनट मैंने कदम आगे बढ़ाया, बस इतने में पूरा मलबा टूट के गिर गए। बस सब पैसे वैसे सब सामान मेरा पूरा घर के अंदर था, कुछ भी मैं नहीं निकाल सकी। अल्लाह ने आपकी 5 बच्चों की ज़िंदगी बचाई। क्या आप फ़ौरन जैसे ही निकली हैं और वो फ़ौरन इमारत गिर गई? अल्लाह खैर, कोई खराश वराश, कोई चोटें तो नहीं आई? नहीं, लेकिन मेरे शोहर को आई है। मेरे शोहर और मेरे नंदोई में ढूंढने के लिए हमें अंदर गए थे ना, तो फिर उनको लगी है, उनको से। मालिक मकान ने अभी तक आपसे कोई रब्ता किया? मालिक मकान से मैंने खुद रब्ता किया। मकान मालिक बोलते कल आई थी, लेकिन मेरे से मुलाकात नहीं हुई। कल आई थी, बोलती आके फिर चली गई है। लेकिन आज मैंने रब्ता किया, लेकिन वो वापस अभी तक आई नहीं है। अभी तक तो कोई खबर ही नहीं है उनका, कोई नहीं। इस बिल्डिंग के अंदर कितने घर बने हुए थे? कितने लोग? एक फ्लोर में 8 घर थे, एक फ्लोर में। कितने फ्लोर थे? और माशाल्लाह 6 मंजिला था, 5 माले थे और वो ऊपर छत था, जैसे 6 मंजिला था। 6 मंजिला, एक फ्लोर पे 8 घर। नीचे के 3 मंजिल पूरे 10 गए, नीचे 3 मंजिल पूरे 10 गए, नीचे की तरफ दब गए। इसमें लोग हैं? लोग थे, हाँ ना, कह रही ना, पहले माले पे एक घर के 7 अफराद हैं। वही तो बेचारी पागलों की तरह रात से वहाँ बैठी हुई है। वो देखे ना, उनकी फैमिली पूरी है। मुतासिरा फैमिली मेरे साथ नाजरीन यहाँ पर मौजूद है। इनके घर के 7 से 8 लोग इस वक्त मलबे के अंदर दबे हुए हैं। ये फैमिली रो रही है, नोहा कर रही है कि खुदारा कोई मलबा हटाए ताकि हम अपने घर वालों को निकाल सकें। कितने लोग मौजूद हैं? 7। कौन कौन? मेरी बड़ी बहन है और उसकी 3 बेटे हैं, उसकी बहू है और उसकी नवासी है और पोती है और मेरे बेटे हैं।
यहाँ से मलबा अगर निकाले ना फिर हमारे बंदे निकलेंगे, क्यों? उन लोग दरवाजे में थे सारे, ये बोल रहे सारे दरवाजे के सामने, तो इन लोग का दरवाजे इस तरफ पड़ते। आज मेरे को वालदा ने 5 बजे फ़ोन करके बुलाया कि घर पे एक झटका हुआ है, आप लोग सब आ जाओ घर पे, घर खाली कर दो। तो हम लोग सब आ गए घर पे, घर खाली कर दिया हम लोग। मैं अपने छोटे भाइयों को लेके नीचे उतर गया, मेरी वालदा वगैरह नीचे उतरने ही वाले थे और इतने में ये बिल्डिंग एकदम से गिर गई। हम लोग का तो अपना घर था, इसमें ज़्यादातर लोग अपने घर किराए पे दे के दूसरी अच्छी जगहों पे जाके रह रहे थे। इस बिल्डिंग में तो कई दफ़ा नोटिस भी आ गया था। आया था तो नोटिस का मकसद बस नोटिस दे के चला जाना थोड़ी है कि हम लोग को तो किसी ने इतला नहीं की। आके कोई नोटिस दे रहा है तो आके हमें प्रेशराइज भी करे कि भाई तुम ये घर खाली करो। कि ज़रा यहाँ की बिल्डिंग्स दिखाइए और यहाँ की बिल्डिंग्स की खस्ता हाली दिखाइए। छोटे छोटे घर हैं, एक फ्लोर के ऊपर कितने घर आपको दिखाई देंगे। साथ में सामने पहले फ्लोर से ही दरारें दिखाई दे रही हैं। किसी भी वक्त ये इमारतें, ये सामने वाली इमारत ज़रा दिखाइए, इसकी हालत कितनी ख़तरनाक इसकी हालत है। कितने लोग इसके अंदर मौजूद होंगे, अब आप ज़रा काउंट करना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। एक इमारत के अंदर एक फ्लोर के ऊपर 6 घर मौजूद हैं। अगर मैं एक रॉ से देख रही हूँ, उस तरफ से आपको मज़ीद गिनती बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, जब इस इमारत को भी मखदूश करार दिया हुआ है, जब ये इमारत भी गिरने वाली है, तो फिर किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि यहाँ पर लोग मौजूद रहें? जब ये इमारत गिरने लगे या गिर जाए तो फिर इस तरह से कैंप बना दिया जाए और यहाँ पर लोगों को बिठा दिया जाए। एक और इमारत देखिए, ये वाली दिखाइए ज़रा, बावा आर्केड के नाम से। इस इमारत की खस्ता हाली आपके सामने है। पहले फ्लोर से ही खस्ता हाली दिखाई दे रही है जो ऊपर तक जा रही है। पूरे का पूरा पानी की वजह से सिस्टम इस बिल्डिंग का ख़राब हो चुका है और ये सारी बिल्डिंग, इसकी खस्ता हाली, इसमें दरारें पड़ती हुई हमें साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम किस बात का इंतज़ार किया। एक और मेरे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनकी फैमिली के लोग अंदर मौजूद हैं, इनके कज़न्स हैं जिनकी कॉल आ भी रही है और ये बार बार कॉल कर भी रहे हैं। उनका मोबाइल ऑन भी है और अभी भी ये मैं चाहूँगी कि कॉल उठा ली है। ये देखो कॉल उठाई है, ये देखो कॉल उठाइए। हेलो 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 हेलो, ये देखो कॉल उठाइए मगर कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये कल रात से लगातार कॉल आ रही है, हमें रेगुलर आ रही है मगर ये कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। कर रहे हैं मगर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ ही नहीं रही है, जवाब दे ही नहीं रहे। कब से कल रात से कॉल हमें आ रही है, मिस कॉल आ रही है और एक ही बेल के ऊपर ये कॉल उठा रहे हैं मगर जवाब नहीं दे रहे। कितने कज़न्स मौजूद हैं आपके अंदर? टोटल हमारे 2 कज़न मौजूद है, 2 उनकी भाभियाँ मौजूद है, एक उनकी वालदा मौजूद है जी, रमज़ान और मरियम। ये देखो अभी तक कॉल, अभी भी कॉल चालू है। ये देखो ये अभी भी कॉल ऑन है मगर बात नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। ये आपसे ये देखो डिस्कनेक्ट कर दीजिए कि वो अंदर मौजूद। हाँ, ये उनकी बेटी का मसला नहीं वजह। जिंदगी अभी भी नाज़रीन मलबे के अंदर मौजूद है। वो है भी पहली मंजिल के ऊपर ही, सामान उतार रहे थे। सामान उतारते वक्त ये हादसा हुआ उनके साथ। हमें भी फ़ोन किया था, सामान उतारने के लिए मदद मांगी थी कि आप आओ सामान उठाने के लिए, मगर हम थोड़े काम से निकले हुए थे, इस वजह से नहीं पहुँच पाए और इतनी देर में खबर आई कि बिल्डिंग गिर गई। और ये पहली फ्लोर पे यही है और मेरे को अभी भी यही लगता है कि सीढ़ियों के ऊपर ही है। ये भी इनकी सांसें चली है, कॉल रिसीव कर रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं दे रहे। लोगों की कॉल्स आ रही हैं अंदर से, फ़ोन रिसीव भी किया जा रहा है लेकिन बात नहीं की जा रही। यकीनन ये बहुत तकलीफ़देह मनाज़र हैं और इन तमाम लोगों को जब तक कोई ख़बर मिल नहीं जाती, वो किसी भी तरह की ख़बर हो, चाहे अच्छी ख़बर हो चाहे बुरी ख़बर हो, जब तक इन्हें ख़बर नहीं मिल जाती, जब तक इन लोगों को सुकून यकीन नाज़रीन नहीं आएगा। शाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी लियारी को अपना गढ़ कहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और जवाब में लियारी के लोगों ने शकूर शाद साहब को मुंतखब किया था। आज शकूर शाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर इस्लामाबाद से कराची आए हैं। हम इस वाक़या पर 2 4 5 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन रोते रहेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हमारी यादाश्त इतनी कमज़ोर है कि हम किसी नए वाक़े का इंतज़ार, फिर नए वाक़े का इंतज़ार करें। और कराची शहर में और ख़ासतौर पर लियारी में इस वक्त भी इस इमारत के इर्द गिर्द, और ये सामने बिल्डिंग है आपके सामने है, कितनी मखदूश हालत में है। ये सामने आप नज़र दौड़ा है, कितनी मखदूश हालत है। लेकिन यहाँ सिस्टम ही सारा। सर पीटीआई मुकदमा करेगी? देखिए, मशवरा ज़रूर करेंगे इस पर। आपकी जो राय है इस पर ज़रूर मशवरा करेंगे। गवर्नर साहब से भी मैं बात करूँगा,
सदर साहब ने भी आज स्पेशली फ़ोन किया था ये हमारे में मालूम। सिंध असेंबली में अपोजिशन कोई करारदाद लाएगी? देखिए सिंध असेंबली में हमारे जो कायदे अमान है उनसे भी मैं बात करूँगा, हमारे कराची के सदर खुरम शेरजमान साहब, उनको आना था लेकिन उनकी तबीयत 4 दिन से बहुत ख़राब है, बस दुआ करें अल्लाह उनको सेहत दे। सेशन दें। और सर इनके लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम करने का वज़ीर आज़म साहब सोच रहे हैं? मैं इस मसले पे सदर साहब से आज बात हुई है, सदर साहब काफ़ी परेशान थे, गवर्नर साहब से कल मेरी मुलाकात है, ये इंशाल्लाह इस मसले पे बात ज़रूर करूँगा। नाज़रीन, मेरा मसला ये है कि जब भी मैं इस तरह के वाक़यात पर कवरेज के लिए जाती हूँ, मुझे इस तरह के कैंप्स ज़रूर दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ जमातों के बैनर्स लगे हुए होते हैं, कैंप लगे हुए होते हैं, जहाँ पर लोगों के रिलीफ के लिए ये कैंप्स आकर काम कर रहे होते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये छोटा मसला नहीं है कि यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, उनके आशियाने गिर जाते हैं, उनका जानी और माली नुकसान हो जाता है, कुछ छोटा सा कंपनसेशन का ऐलान यहाँ पर कर दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि जब ये तमाम सियासी जमातें यहाँ पर अपने बैनर्स लगाकर लोगों को रिलीफ दे सकती हैं, तो प्रेशर डालकर क्यों सिंध गवर्नमेंट से, SBCA से सवाल कर सकती कि ये इमारतें जो मखदूश करार दी हुई हैं, इनको कब खाली करवाया जाएगा, इनका मुतबादिल लोगों को कब फराहम किया जाएगा, लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे महफूज की जाएंगी। 12 साल हो गए नाज़रीन, पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुकूमत करेगी, लेकिन अब तक पिछले 12 सालों में मुझे कोई रिलीफ या कोई मुतबादिल घर तो ऐसे नज़र नहीं आए कि इन इमारतों को खाली करवाया जाए और वहाँ पर इन गरीब लोगों को मुंतकिल किया जाए। एक और मंजर जो आपने देखा होगा, एक शख्स जिसकी कॉल्स आ रही थी बार बार मलबे के अंदर, अब से कुछ देर पहले ये खबर भी हमें मौसूल हुई है कि ये सही सलामत खैरियत से मौजूद हैं मलबे के अंदर। अब इनके अहले खाना से गुफ्तगू भी हो गई है और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटाकर शाहिद साहब को निकाला जाए। उनके बराबर में ही वहीं पर ही मौजूद उनकी भाभी भी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने यही बात फ़ोन कॉल पर बताई है। मुझे इस वक्त अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। फिरदौस साहब कराची का दर्द रखते हैं, आप हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, वो भी कराची के दर्द रखते हैं, कराची के लोगों के लिए दर्द रखते हैं। सर मुझे याद पड़ता है, मैंने सुनी भी हैं, बेशुमार तकरीरें हैं आपने इन्हीं मनाजिर को लेकर, इन्हीं वाक़यात को लेकर आपने असेंबली में की हैं। इसके अलावा भी आपने कई मकामात पर बात की है। मुझे ये बताएं कि आखिर क्यों उन तकारीर का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्यों सिंध हुकूमत पर, SBCA पर इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों प्रेशर नहीं बनता कि सिंध हुकूमत SBCA के ऊपर दबाव डाले कि उनका जो काम है वो काम तो करें। कब तक ऐसे लाशें और मलबे उठाते रहेंगे हम? देखिए किरण, मैंने पिछले 2 हफ्ते से ये बात कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत दुरुस्त नहीं हो और अब वफाक को अपना काम करना चाहिए, इससे कि हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसी हुकूमत के नीचे हैं जिससे लोगों का दर्द नहीं है। 12 साल हो चुके हैं, ख़ासतौर पे शहर कराची के अंदर। अभी मैंने इतवार के दिन K4 की पूरी दास्तान सुनाई थी कि 2007 के बाद से इस शहर में पानी का एक कतरा नहीं। ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दास्तान है वो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही कोई बहुत अच्छा काम नहीं करती थी, उसी इदारे को अब उन्हीं ने पूरे सिंध की जिम्मेदारी दे दी और ये सिवाय कमाई की एक जगह के अलावा और कुछ नहीं रहा। यहाँ नक्शे पास कराने के लिए जो कुछ होता है वो तो होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि बग़ैर नक्शे पास कराई हुई बिल्डिंगें और जिस किस्म का मटीरियल इनमें इस्तेमाल होता है उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। और ये बात एक दफ़ा नहीं आई है, ये 12 आ रही है। पूरे शहर के अंदर जितनी बिल्डिंगें हैं 80 गज के प्लॉट के ऊपर ग्राउंड +1 की इजाज़त है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। जब गोलीमार के अंदर वो बिल्डिंग गिरी थी और जिसके साथ 2 बिल्डिंगें और उसकी जद में आ गई, जब उसकी छत पे खड़े होकर देखते थे तो दूर दूर तक कोई बिल्डिंग भी जो है वो ग्राउंड +1 नहीं नजर आती थी, उससे ज्यादा ही नजर। क्या लोग भी इतने पेशेवर हो चुके हैं? क्या नेबरहुड भी खामोश हैं? आपको मैं बताऊं, जिंदा कौमें जो होती हैं वो होती हैं कि अभी आपने देखा कि फ्लॉइड का इंतकाल हुआ अमेरिका में, 13वां दिन है और आज भी लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और हम एक एक हादसे के अंदर इतने लोग मर जाते हैं।
जब एक मंजिल सर कोई सर ज्यादा आप डालने वहाँ की मिसाल दे रहे हैं जहाँ पुलिस वाले खुद घुटनों पे आ जाते हैं, 13 दिन में लोग उनको घुटनों पर लेकर आ जाते हैं, और यहाँ पर पुलिस वाले घुटनों पर बैठकर लोगों को ताक ताक कर निशाने ले रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं। सर अभी आधे घंटे पहले मैं देख रही थी, नासिर हुसैन शाह साहब एक चैनल पर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि पिछले कई सालों से हमने अब जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो तो हो ही नहीं रही हैं, और अगर होती हैं तो उसे फौरी तौर पर डिमोलिश कर दिया जाता है। मुझे सर याद नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कराची पर बहुत ज्यादा बाहर निकल कर सड़कों पर काम किया है, बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की। मुझे नहीं याद पड़ता इस तरह का कोई वाकया कि कहीं पर इमारत इस तरह की बन रही हो और उसे फौरी तौर पर गिरा दिया गया हो। लेकिन नासिर साहब क्योंकि वजीर बल्दियात हैं वो ये दावा करें तो शायद आपके इल्म में इस तरह की कोई बात हो, हुआ है ऐसा अभी तक? आप सबको पता है कि मैं इस शोबे से ताल्लुक भी रखता हूँ और मैं टेक्निकली क्वालिफाइड भी हूँ। सबसे पहली बात ये, कितने बिल्डर्स अरेस्ट हुए जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, कितनों को सेंटेंस हुए, कितने केसेस चले, ये भी तो है ना। जब इनको मिसाली सजाएं दी जाएंगी गैर कानूनी काम करने के ऊपर, तब तो बात होगी। बात यह है कि नाकिस मटेरियल से बिल्डिंग बन कैसे सकती है। जब भी कोई बिल्डिंग का अप्रूवल नहीं होगा, वो बिल्डिंग इतनी तेज बनाई जाती है कि छत पहली वाली सही नहीं होती कि दूसरी छत डाल दी जाती है, फिर तीसरी डाल जाती है, फिर चौथी, और फिर इसको फटाफट ऑक्यूपेंसी दी जाती है कि उसके बाद जो है वो थर्ड पार्टीज का इशू हो जाए, पब्लिक इशू हो जाए, पैसे लेके बिल्डर जो है वो गायब हो जाता है। इससे कि ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट में नहीं आती। ये सारी चारपाई पे बैठ के बुकिंग होती है, कोई कंपनी नहीं होती, कुछ नहीं होता। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कराची के अंदर रेगुलराइज बिल्डिंग्स बनाने के मसाइल को इतना बढ़ा सर ऐसे वाकयात भी, माफ कीजिएगा कता कलामी करेंगे, मुझे ब्रेक लेना है, ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। जब पिछले दिनों गोलीमार में बिल्डिंग गिरी थी, वहां पर ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे थे कि पुलिस मोबाइल आती है, पैसे लेती हैं और बिल्डर्स पीछे काम कर रहे होते हैं, ठेकेदार काम कर रहे होते हैं। ऐसे वाकयात भी इसी कराची में रिपोर्ट हुए हैं। ब्रेक लेनी है मुझे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, बात को करेंगे। फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाज़रीन। और चूँकि हम बात कर रहे हैं लियारी में गिरने वाली बिल्डिंग के हवाले से, तो कुछ देर पहले जो सेगमेंट में मैंने आपको एक कॉल दिखाई थी, सुनवाई थी, उस कॉल के बारे में अभी ये ताज़ा अपडेट्स आई हैं कि उस शख्स का जो मलबे के अंदर दबे हुए थे, बार बार कॉल कर रहे थे, लोगों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, उनको निकाला गया मलबे से बाहर, लेकिन उनकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी। अब वो बाहर जब मलबे से आए उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला अहले खाना को, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अली मेहदी साहब डायरेक्टर डेमोलिशन हैं, सीनियर मेंबर हैं SBCA के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको शामदीद कहूँगी। सर जो लोग, जब मैं वहाँ पर गई हूँ, जो उनका दर्द और उनका कर्ब मैंने देखा है, लोग कह रहे हैं कि कोरोना के लिए अगर SOPs पर अमल करवाने के लिए सख्ती की जा सकती है तो जो बिल्डिंग गिरने वाली है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए सख्ती क्यों नहीं की जा सकती? सिर्फ एक नोटिस से काम नहीं चलता सर, इसी वजह से लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। क्यों कुछ नहीं कर पाता है SBCA? हर दफ़ा आकर सिर्फ और सिर्फ बात की जाती है कि बिल्डिंग के बारे में हमने बता दिया था। क्या सिर्फ नोटिस लगाने के बाद SBCA बरी जिम्मा हो जाता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में लेने का। हेलो जी मेहदी साहब, आपकी आवाज़ आ रही जी, है? मैं बोल रहा हूँ कि बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में लेने का, कि इससे हमारे लोगों को मैसेज भी जाएगा। देखें, मुस्तकिल लियारी के अलावा पूरे कराची के अंदर जो है 400 के ऊपर बिल्डिंगें मखदूश हैं, और उन मखदूश बिल्डिंगों को मुसलसल हम लोग विजिट करने के बाद, उसको सारी कार्रवाई करने के बाद, अब ये रहता है मसला कि उनको एविक्यूएट कराया जाए। खाली कराने के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि उनके लिए आप या गवर्नमेंट या कोई फलाई इदारे या आबाद जो है उनके लिए कोई मुताबादिल जगह इख्तियार दे। ये 35 से 40 साल पुरानी बिल्डिंगें जो हैं, इनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया है वो लोग इसको नोट नहीं करते हैं। इन बिल्डिंगों में जो है ज्यादातर जो है वो कुएं का पानी इस्तेमाल होता है, रस लगता है, रस लगने के बाद इनकी बिल्डिंगों की लाइफ कम हो जाती है। अब जैसा कि ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग कंट्रोल कुछ नहीं करता है, तो बिल्डिंग कंट्रोल मैक्सिमम अपनी जो एक्टिविटीज है वो पूरी करने, जब फील्ड में बिल्डिंग कंट्रोल होता है तब तो आपको पता लगता है कि इतनी बिल्डिंगें जो हैं वो खतरनाक हैं। अब जैसा कि आप ये देख रही हैं कि इस बिल्डिंग को भी हमने तीसरे महीने में मखदूश करार दे दिया था। मखदूश करार देने के बाद
मसला ये था इसमें कि उसको लॉकडाउन हो गया और इन लोगों ने उसको समझा नहीं। देखिए ये बिल्डिंगें हमने 2 हिस्सों में तकसीम की हुई हैं। एक होती है मखसूस जो रहने के काबिल नहीं होती है, और दूसरी बिल्डिंग जो होती है उसमें ये होता है कि उसके अंदर कंसल्टेंट के थ्रू रिपेयरिंग करा के लोग अली मेहदी साहब, एक तो ये चीज मेरे लिए नहीं है सर, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन के रस्ट लगने के बाद, रस्टी होने की वजह से ये बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी बिल्डिंग्स मैंने जाकर देखी हैं, जिन तमाम बिल्डिंग्स का मैंने वहां पे जाके लाइव कवरेज की है, तो सर उसमें सब में नाकिस मटेरियल की वजह से वो बिल्डिंग। देखिए नाकिस मटेरियल एक अलग चीज होती है, मगर मैं ये जी हेलो जी जी आप मैं सुन रही हूँ। मटेरियल एक अलग चीज होती है, वो ड्यूरिंग दी अंडर कंस्ट्रक्शन अगर मैं क्लैप्स कर जाती है, 35 या 40 साल ये बिल्डिंग रहने के बाद अगर मैं गिरती है, तो इनकी ये चीजें देखनी चाहिए, या देखते हैं हम जो देखते हैं कि उसके अंदर रस्ट लग जाता है सरियों में, और उसके अंदर यहाँ देखें पूरे लियारी के अंदर पानी का सिस्टम खराब है। कुएं से लोग जो है पानी निकाल के और उसको इस्तेमाल करते हैं जैसे जैसे, और वो उसकी सैनिटरी का काम जो होता है वो लीक हो जाता है, लोग उसके अंदर सर ये बिल्डिंग क्यों गिरी है? जंग लगने की वजह से गिरी है लोहे में, या नाकिस मटेरियल की वजह से गिरी है? जी नहीं, ये बिल्डिंग जो गिरी है इसका जो कॉलम था पहले जो हमने जब इंस्पेक्शन की थी, इसका एक कॉलम नाकारा हो गया था, और वहां हमने इनको बोला कि ये खाली कर दें, इन लोगों ने खाली नहीं किया। जब खाली उस वक्त किया जब इसने सेकंड अलार्म दिया है, जब सेकंड अलार्म इसका हुआ है तो 3:30 या 4 बजे, उसके बाद ये बिल्डिंग के लोग उसके बाद उसमें दोबारा घुसे हैं सामान निकालने के लिए। तो पब्लिक जब तक हमारे अपनी सेफ्टी के लिए और हमारे बातों को जब तक अमल नहीं करेगी, तो हमें ये कह देना कि सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो गैर कानूनी तामीरात के लिए है, या उस पर इल्जाम लगा देना, या जैसे अभी इल्जाम लग रहा है कि बिल्डिंग कंट्रोल जो है सिर्फ यही काम करता है, तो हम भी इंसान हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं, और हमारे रिश्तेदार और बच्चे भी इन्हीं शहरों में। चलिए सर बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ पिछले 5 सालों की बात कर लेते हैं। एक प्लॉट, चौथी बिल्डिंग है सर, एक प्लॉट 120 गज का एक प्लॉट, जिसके ऊपर 1+2 की इजाजत होती है, सर वहां पर 6 मंजिला बन रहे हैं, और मैं तो 120 गज के प्लॉट की बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। 60 गज पे 80 गज पे सर 8-8 9 मंजिले बना रहे हैं। SBCA को नजर नहीं आता है सर? जी ये जो आप बोल रही हैं, ये पिछले अदवार में बहुत ज्यादा होता रहा है, ये पिछले अदवार में बहुत ज्यादा होता रहा है, जहां कराची में हर जगह नो गो एरिया से, अब जब से ये लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ने इस पर कंट्रोल किया, वो हमारे लिए भी आसान हो गया। अच्छा सर, तो अभी चलें ठीक है, वो पिछले दौर में हो रहा था ये सब कुछ, इस वक्त फिरदौस साहब क्योंकि आप टेक्निकलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर? मैं देखिए पहली चीज तो मैं आवाज नहीं आ रही इनकी। फिरदौस साहब आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। सर मेहदी साहब, आपने कहा कि पिछले 5 साल में या पिछले दौर में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं, तो सर आप भी कुछ उसी तरह की बात कर रहे हैं, और इसी तनाजुर में आपसे कुछ देर पहले नासिर हुसैन शाह साहब एक प्रोग्राम में बात करते हुए कह रहे हैं कि हमने डिमोलिश करना शुरू कर दिए हैं उन तमाम गैर कानूनी तामीरात को, उन थिंग्स को। तो सर उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आप मुझे बता दीजिए अभी पिछले 1 महीने में कितनी बिल्डिंग्स गिराई हैं सर? चलिए 1 महीने से ज्यादा 3 महीने ले लें, 3 महीने में कितनी बिल्डिंग्स गिराई हैं? मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 1 महीने में जब पूरे आवाज नहीं आ रही है मेहदी साहब? आ रही है। 3 महीने में कितनी बिल्डिंग्स गिराई हैं? देखिए मैं आपको अभी अर्ज कर दूं, बता दूं आपको, पिछले 3 महीने में जब लॉकडाउन था, पूरा शहर बंद था, उस वक्त जब हमें हमारे डीजी साहब को, मिनिस्टर साहब को इत्तला मिली कि कराची में गैर कानूनी तामीरात शुरू हो गई हैं, तो हमने उस लॉकडाउन के अंदर मिनिमम स्टाफ बुला के हमने डिमोलिशन की, और ये तकरीबन 1 महीने के अंदर हमने कम से कम कोई 40 से 45 डिमोलिशन की हैं। 40 से 45 सर कौन कौन से एरियाज में की है, प्लीज बता दीजिए। देखिए ये गुलबर्ग है, नाजमाबाद है। जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बताते जाइए। सदर टाउन है, गुलबर्ग है, नाजमाबाद है, आपका नॉर्थ नाजमाबाद है, समझिए ना, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरिया, साउथ के एरिया में जहां हमें इत्तलात मिली कि लोग छोटे प्लॉट, और खास तौर पे लियाकताबाद में जो वहाँ एक भरमार तरह की बनी हुई है बिल्डिंगों के लिए अजाब हो गया। समझिए ये पब्लिक के लिए भी अजाब है, हमारे लिए भी अजाब है, कोई हमें इससे कोई सवाब नहीं मिला, मगर में कुछ लोग उसमें ऐसे घुसे हुए हैं जिनको हम तोड़ के आते हैं दूसरे। अब हमने सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट करना शुरू किया है, इंशाल्लाह आप देखेंगी कि अगले 2-4 महीनों में ये शहर से वबा खत्म हो जाएगी। ठीक है अली मेहदी साहब। फिरदौस साहब, गुलबर्ग में, नाजमाबाद में, सदर टाउन में ये बहुत सारे गैर कानूनी तामीरात पिछले 2-3 महीने में ये लॉकडाउन के दौरान गिराए गए, सर आपकी नजर से गुजरे? देखिए मैं एक चीज जानता हूँ, जब कोई बिल्डिंग
अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको ये गिराते कैसे, जरा जाते मुकमका होके दोबारा खड़ी हो जाती है, उसको डिमोलिश के एक्सटेंट पे किया जाता है, वो भी तो जाके देखिए। इसमें टेक्निकली दे जस्ट नॉक ऑफ द वॉल्स। कभी कोई इन्होंने मेन कॉलम्स को नहीं गिराते कि बिल्डिंग को अगर 3 मंजिल है तो उसको खत्म करके नीचे आ जाना चाहिए। और कितने फिरदौस साहब, आपकी हम और यकीनन नाजरीन आपकी बात बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे दुरुस्त नहीं आ रही। अली मेहदी साहब, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि आप लोगों ने डिमोलिश तो करना शुरू कर दी है वो तमाम तामीरात जो हो रही थी, लेकिन इस बात का जवाब दे सकते हैं ये होना कैसे शुरू हो जाती हैं सर? देखिए बीबी, मसला ये है कि उस वक्त पूरे आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। देखिए, ये उस वक्त शुरू हुई थी जब इस वक्त पूरा शहर जो है लॉकडाउन में चला गया था। लोगों ने जब यहाँ से मजदूर लोगों ने खामोशी से काम शुरू किया। जिस तरह हमें कंप्लेंट मौसूल होती रही, ये यानी आप ये कह रहे हैं, आप इस बात से बिल्कुल बरी जिम्मा हैं कि जो इल्जामात लगाए जाते हैं कि एसबीसीए के अफसरान पेपर्स पे साइन कर देते हैं, किसी भी किस्म का नक्शा पास कर देते हैं और उसके बाद घर बनना शुरू हो जाते हैं, तामीरात होना शुरू हो जाती हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी नॉलेज में नहीं होता। तो सर, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी नॉलेज में क्यों नहीं होता अगर ये गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मेहदी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद उस्मान बसरा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, कुछ सियासी मामलात पर बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कोरोना नाज़रीन मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जुलाई और अगस्त यानी आने वाले 2 महीने इसमें कोरोना पीक पर जाएगा। यानी इस वक्त जो सिचुएशन है इससे ज़्यादा ख़तरनाक हम सिचुएशन में दाखिल होंगे जुलाई में और अगस्त में। और इस वक्त 1 लाख से ऊपर तादाद हो चुकी है। पाकिस्तान में 2000 से ज़ायद लोग इस कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। एक अच्छी बात इसमें यह है कि 33,000 के करीब लोग अब तक सेहतियाब भी हो चुके हैं। उस्मान बसरा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हुकूमत क्या पॉलिसीज बना रही है कोरोना मामले पर भी और दीगर मामलात पर भी, उस पर बात करने के लिए आप मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान बसरा साहब, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, अब तो सर सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना के हवाले से हिदायत दे चुकी है, लेकिन आखिर वजह क्या है? क्यों अब तक कोई पॉलिसी नहीं तश्कील दे पा रही है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5वां महीना है सर ये पाकिस्तान में कोरोना को दाखिल हुए, लेकिन इन 5 महीनों में ना मुझे लगता है हम कुछ सीख सके और ना हम कोई पॉलिसी बना सके। सर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि जो कोरोना के ऊपर हिकमत अमली है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो लिखी लिखाई आपको कहीं से मिल जाए या दुनिया इससे को वाकिफ हो, दुनिया ने इस एक्सपेरिमेंट से गुजरी हो। ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और जब सिचुएशन इवॉल्विंग होती है तो उस पर डेली बेसिस के ऊपर फैसले किए जाते हैं, वीकली बेसिस पे फैसले किए जाते हैं, फिर मंथली बेसिस के ऊपर फैसले किए जाते हैं। एक चीज तो इसके ऊपर हम इसके ऊपर क्लियर है। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी और जब भी हम कैबिनेट में जाते हैं, हम कानून साजी क्यों नहीं कर सकी पार्लियामेंट? सर, कानून साजी क्यों नहीं कर सकी? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की हिदायत कर दी है इस हवाले से, तो कानून साजी क्यों नहीं कर पा रही है अब तक हुकूमत? देखिए, बहुत सी चीजें आप जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात है और उनके फैसले हैं, पहले कहा कि आप बंद कर दें, फिर कहा कि खोल लीजिए। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है और वो जो फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं, इसमें कानून साजी की भी जरूरत है। लेकिन देखिए कि जो असल बात अंडरस्टैंड करने की है, देखिए, हमें मीडिया के थ्रू लोगों को कंफ्यूज नहीं करना। एक चीज जो मैं आपको करना चाह रहा था बड़ी क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम और ये हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बिल्कुल क्लियर है। हम किसी सूरत मईशत को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते हैं। आपकी इस मईशत को ऑलरेडी 50 अरब US डॉलर का नुकसान हो चुका है पिछले इसमें। कमजोर मईशत है, नातवा मईशत है। फिर 25% पाकिस्तान के लोग बेचारे एक दिहाड़ी से दिहाड़ीदार हैं जो सुबह जाते हैं, रात को कुछ कमा के वापस लेके आते हैं। हमें प्रिकॉशन के साथ, प्रिएम्प्टिव मेजर के साथ इस मुल्क को, मईशत को आगे लेके चलना है। देखिए, हम ही नहीं कह रहे, WHO कह चुका है कि दुनिया को कोरोना के साथ जिंदा रहना सीखना होगा। दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, बड़े मुल्क जो तरक्की याफ्ता हैं, चले हम तो तरक्की पजीर मुल्क है ना जी, हमारे पास तो न सेहत का निजाम है, न तालीम का निजाम है, फिर हम अपनी हुकूमत को भी ब्लेम करते हैं। आप मुझे बताइए कि अमेरिका के अंदर जो डेथ्स हुई हैं, क्या उनका बजट हमसे कम है? क्या उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे कम है?
देखिए मसला ये है कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, कंटेम्परेरी सिचुएशन के अंदर दुनिया इससे निपट रही है। हर हुकूमत, हर मुल्क अपने गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में फैसले कर रहा है। एक मुझे भी फख्र है पाकिस्तान के लोग होना चाहिए कि इमरान खान के एज वजीर आजम किए गए फैसलों को WHO ने सेकंड किया, वर्ल्ड नंबर टॉप 5 के अंदर रखा कि हमने बेहतरीन फैसले किए हैं। दुनिया ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फैसलों को इंडोर्स किया। सर कानून साजी नहीं हो पाई। सर मुझे आप ये बताइए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब दावा कर रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सर 2 करोड़ से ज्यादा है, और उनका एक मुतालबा ये भी है कि डॉक्टर्स को 1 हफ्ता ड्यूटी के बाद 2 हफ्तों के लिए किसी अच्छी जगह पर क्वारंटीन करने का इंतजाम किया जाए। तो सर शहीद होने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनके लिए पैकेज का भी ऐलान किया जाए। हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबात माने जाएंगे? और ये दावा जो उनकी जानिब से 2 करोड़ का किया जा रहा है, आप समझते हैं दुरुस्त है ये? देखिए मसला ये है कि मैं दोबारा से ही अपना रिट्रीट करूंगा। मैं बारहा टेलीविजन के ऊपर कह चुका हूं कि देखिए ये सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, पैरामेडिक एसोसिएशन, मेरे ख्याल में यहाँ लोगों के आके हौसले तोड़ना कि 2 करोड़ लोग, हमने एक टेंटिव फिगर दी थी, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, कि 6 लाख के करीब लोग लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर आप चले जाएं तो 10 लाख से ज्यादा लोग टेंटिवली इससे इफेक्टेड नहीं हो रहे, हमें होते नजर आ रहे। दूसरी बात यह कि ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट तो एक तनख्वाह बोनस के तौर पे पहले 3 महीनों के अंदर, अभी दूसरा महीना चल रहा है, और अगर ये खुदा न खासा प्रलॉन्ग करता है तो हम उनको 200% इजाफी तनख्वाह दे रहे हैं। अब देखिए ना, मेडिकल एसोसिएशन के लोग जो हैं वो सहूलियात मांग रहे हैं अमेरिका वाली, लेकिन यहाँ 73 साल में हमें जो सेहत का निजाम मिला है वो रवांडा वाला मिला हुआ है। मेरे ख्याल में लोगों को रैशनलाइज करना चाहिए कि मुश्किल वक्त है, कुर्बानी से कौन बनती है। 73 साल में 2 साल अपने शामिल करके आप बात कर रहे हैं ना, 2 साल आपके हैं, तो चलें ठीक है, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आप लोगों की जानिब से लाई जा सकती थी, लेकिन बहरहाल कुछ भी नहीं है। सर अब मुझे ये बताइए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर नवाज शरीफ वाला मामला छेड़ दिया, उनको फिर शुकूक व शुबहात हो गए नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। अब वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कहा है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनकी हिदायत जारी कर दी है, लेकिन ये कार्रवाई होगी बजट के बाद। तो सर मुझे बताइएगा, सूबाई वजीर सेहत, उनको भी, यास्मीन राशिद साहिबा को भी क्या तहकीकात में शामिल किया जाएगा सर? क्योंकि वो तो बार बार कह रही हैं कि ये तमाम की तमाम जो तहकीकात होने की बात वजीर आजम साहब कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तमाम रिपोर्ट्स हुकूमती लेबॉर्ट्रीज से बनी है। देखिए किरण, इसके ऊपर एक बड़ा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके ये बात हुई थी और ये प्रोग्राम मुसलसल प्रोग्राम से बात हो रही है। हमारा इसके ऊपर मौका बिल्कुल क्लियर है, जैसे फवाद भाई ने भी इसको बात को उठाया है। हमारी पार्टी के अंदर भी 2 आरा इसके ऊपर पाई जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो मामला हुआ है ठीक हुआ है, बहुत से लोग मुस्तमेल स्केप्टिक हैं इसके ऊपर। हम लोग इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन रखते हैं कि इस फैमिली की फ्रॉड करने की, बोगस कागजात बनाने की एक हिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी हिस्ट्री है। तो लेट्स हैव अ फेयर इन्वेस्टिगेशन इनटू इट। अगर चीनी शुगर माफिया की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है मुल्क में पहली दफा, तो इन लोगों की क्यों नहीं हो सकती? इसलिए डॉक्टर साहब जो कह रही हैं कि जो जितनी भी रिपोर्ट्स आई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो सरकारी जो अपना सारी लेबोरेटरी से आई, लेकिन जो नुक्ता आगाज है इस सारे मामले का, वो तो है उस ब्लड सैंपल का जो कलेक्ट किए गए, जिसको कहा जा रहा है एलिजिबली कि मियां नवाज शरीफ साहब के हैं। तो अगर तहकीकात होंगी तो वो तहकीकात वहां से शुरू होंगी कि ब्लड सैंपलिंग कहां से हुई, फिर बाकी लेबोरेटरीज की परफॉर्मेंस के ऊपर या उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो शकूक शबात तो बाद में आएंगे, तो पहले वो वहां से शुरू होगा। तो इसलिए मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि एक आदमी जो कलम नहीं उठा सकता था, यास्मीन राशिद साहिबा भी शामिल होंगी, उनसे भी तहकीकात की जाएगी। देखिए जब तहकीकात होंगी तो ऑफ कोर्स उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर होगी, सबसे पूछा जाएगा। लेकिन असल मसला क्या है, देखिए तहकीकात की बात क्यों हो रही है, असल में इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं बेल एप्लीकेशन पे सिग्नेचर नहीं कर सकता हूं, कोर्ट में मौका इख्तियार किया, इतने अलील हैं कि 3 चटान का पेन नहीं उठा सकते। लेकिन अब देखें, रोज तस्वीर आ रही है लंदन के अंदर, गुलकारियां भर रहे हैं, कॉफियां पी रहे हैं, हवाखोरी कर रहे हैं, बल्कि सोशलाइजिंग कर रहे हैं वहां पे बैठ के, और वहां पे बैठ के गैर मुल्की लोगों से, जो मुश्तबा लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, जो आते फ्रंट डोर से हैं, जाते बैक डोर से। कौन सवाल कर रही है? ठीक है सर, अगर तहकीकात होती तमाम लोगों के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि जो 12 रुकनी बोर्ड, मेडिकल बोर्ड बना हुआ था, वो भी हुकूमत की जानिब से ही बना हुआ था। यास्मीन राशिद साहिबा ही उसे हेड कर रही थी, शौकत खानम अस्पताल के लोग भी, सीनियर डॉक्टर्स भी उसमें शामिल थे। सर एक और मामला भी है, सिंथिया रची का मामला। सर जुम्मे से ये मामला इसने जोर पकड़ लिया है, 3 सीनियर रहनुमाओं पर उन्होंने इल्जाम लगाए और संगीन इल्जामात लगाए। सर अब बाकायदा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर इल्जामात लगाए।
अब वो कह रही हैं कि उन्हें बाकायदा तौर पर फ़ोन कॉल्स पर, मैसेजेस पर धमकियां दी जा रही हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो कदावर शख्सियात हैं सर, आम शख्सियात नहीं हैं। फिर एक और मुतालबा भी लोगों की जानिब से आ रहा है कि ये अमरीकी एजेंट हैं, इनको मुल्क बदर किया जाए। क्या संथिया डी रुचि इनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी सर? वैसे तो वफाक बिल्कुल ही खामोश है इस पर। देखिए मेरी इस पे पर्सनल राय ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि वो एक बाहर के मुल्क से आई हुई हैं, गोरी हैं, तो इसलिए उनको कोई हक नहीं पहुंचता। देखिए पाकिस्तान से गए हुए बैरून मुल्क जो हम लोग हैं, जो गंदमी रंग के लोग हैं, वो वहां जाके नेशनैलिटीज भी ले रहे हैं, वहां काम भी कर रहे हैं, वहां पे पैसा भी कमा रहे हैं और वहां पे तमाम चीजें कर रहे हैं। और एक जो गोरी वहां से पाकिस्तान में आई और आज उसको आए हुए 10-12 साल हो, किसी को इतराज नहीं था। आज जब उसने सवाल उठाया है तो उसको सबको इतराज हो गया, इसका वीजा कौन सा है इसका। देखिए मसला ये नहीं है उसका वीजा कौन सा है, मसला ये नहीं उसकी चमड़ी का रंग क्या है। ये बिल्कुल अनएथिकल क्वेश्चन है जो पीपल्स पार्टी इसको सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया में इंजेक्ट कर रही है। सवाल ये है कि एक औरत ने इल्जाम लगाया है और इल्जाम जिन पे लगा है वो अनाने हुकूमत के कर रहे हैं, वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी है कि वो जो टाइम बता रही है इल्जाम का, उस दौरान वो लोग ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। उसका सवाल को जवाब देना, उसको एड्रेस करना इसलिए जरूरी है कि जब आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जब आपकी तरफ उंगली उठे तो आप उसका जवाब दें। ये सर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एतराजात उठाए गए हैं, उनकी जानिब से ये अमरीकी एजेंट कहा जा रहा है, तो इस पर क्या तहकीकात होंगी या होनी चाहिए उस्मान साहब? इस पे बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए इसके ऊपर, बल्कि पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप को जिन पे भी ये इल्जामात लगे हैं उनको खुद से आगे बढ़ के इस तहकीकात की मांग करनी चाहिए, खुद से आगे करना चाहिए कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। इसलिए कि अगर वो इसके अंदर फेयर है और इल्जामात गलत हैं तो वंस एंड फॉर ऑल ये शटअप कॉल जानी चाहिए, कोई किसी के ऊपर कीचड़ ना उछाले। सर अब खातून आजम खान सवाती का भी नाम ले रही हैं, उनके बारे में भी कह रही हैं, उनकी बहन की एनजीओ के बारे में भी कह रही हैं कि उसमें भी वो काम कर चुकी हैं, लेकिन फिर जब वो पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आए तो उनको कहा गया क्या कि अब संथिया साहिबा इनसे जरा दूर रहें। तो सर क्या अभी भी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के साथ मुंसलिक हैं या केपी के हुकूमत के साथ किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं संथिया? आपकी नॉलेज में है ये? अगर वो केपी के हुकूमत के साथ अगर टूरिज्म के किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है, जैसा कि उन्होंने खुद इसको कहा है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके इल्जामात को आप रद्द कर दें। मतलब जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, अपनी जाती एबिलिटीज की वजह से, तो अब उससे ये हक आइन तो नहीं छीनता कि अब आप किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते, किसी के ऊपर अपना दुख नहीं बयान कर सकते। आप पे जुल्म हो तो आपको कहा जाता है आपको पीटीआई गवर्नमेंट में फलां चीज कर रही है। दिस इज कंप्लीटली अनफेयर। और जैद हो या बकर हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने अमल से साबित किया है वो वाहद पाकिस्तान का वजीर आज़म है जिसकी हुकूमत के अंदर उसका खानदान का कोई फर्द शामिल नहीं है। वो मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करते हैं और अपने करीबी लोगों से इत्तेसाब को शुरू करके पाकिस्तान के अंदर दरख्शां बिल्कुल सर, पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी भी गैर पाकिस्तानी के साथ भी नाइंसाफी हुई है तो ये तहरीक इंसाफ का टैग है आपके साथ। आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनको इंसाफ दिया जाए और अगर वो किसी की क्रेडिबिलिटी को मलाइन करने की कोशिश करेंगे तब भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है कि उनके किरदार की, उनकी साख को बहाल करने में भी आप लोग काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन आखिर में मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कोरोना के हवाले से। जब आप कोरोना में मुब्तला होते हैं तो आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, इतना तेज़ जितना आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। ये नॉर्मल फ्लू वाले बुखार से बहुत ज़्यादा होता है। आपकी सांस भी बहुत मुश्किल से आ रही होती है, जैसे आपकी नाक में कोई स्पंज फंसा हुआ हो। फिर आप सांस लेने के लिए ज़ोर लगाते हैं ताकि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाए, मगर फिर भी आप कामयाब नहीं होते हैं। अब आप डर जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है। आप जितनी दफ़ा सांस लेने की कोशिश करते हैं आपका सीना, बाजू, उंगलियां, पेट और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। आप ऑक्सीजन को नाक के ज़रिए खींचने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते। डॉक्टर्स आपको मसनूई सांस नाक के ज़रिए देते हैं जिससे आपकी नाक में जलन शुरू हो जाती है। ये मज़ीद तकलीफ दे अमल है। फिर डॉक्टर आपके गले में सुराख करके नालियाँ डालते हैं ताकि आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचाया जाए। ये मज़ीद तकलीफ दे और मुश्किल सूरत हाल है। आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आप कुछ खा नहीं सकते हैं, आप एक बंद कमरे में होते हैं जहां आपसे कोई मिल नहीं सकता। आपके वालिदैन, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, अजीज, रिश्तेदार सब आपसे दूर होते हैं क्योंकि ये इनको भी लग सकता है जो इस वक्त आपको मार रहा है। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, आपको मौत से डर लगना शुरू हो जाता है। आप अपने प्यारों को याद करके रोते हैं।
इससे आपकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है, आपको ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है और आपके ज़रूरी आज़ा काम करना छोड़ देते हैं और फिर आपको ख्याल आता है कि सारी एहतियाती तदाबीर के बारे में जो कहा जा रहा था, कोरोना से बचाने के लिए कहा जा रहा था। अल्लाह करे कि इस तमाम सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा डरावना ख्वाब हो कि जिसकी कभी ताबीर ना हो। प्लीज़ एहतियात कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।